अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज स्टॉक मार्केट इंडेक्स में तेजी नजर आई है, लेकिन जाहिर है कि उतनी तेजी नजर नहीं आई जितनी तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस तो जाहिर है काबिल गौर है ही। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या अपना जो वो ट्विटर पे थे या कोई सोशल मीडिया पे उनकी जो वीडियो वायरल हुई उसमें उन्होंने दोनों हाथ उठा के बार बार दिखाया कि हाथ में अंगूठी नहीं है, और साथ साथ उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से उन्होंने एक डायरी ली थी वो उनके सामने पड़ी थी और हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि जितने आपने बंदे तोड़ने तोड़ लें, एक हफ्ता ले लें, 2 हफ्ते ले लें, 3 हफ्ते ले लें, 4 हफ्ते ले लें, फिर इलेक्शन अनाउंस करते हैं। लेकिन आज मुसद्दिक मलिक साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि इलेक्शन तो बहरहाल इस साल नहीं होंगे और अगले साल होंगे। लेकिन ये तमाम तर चीज़ों में ज़ाहिर है ज़ोहराने भी दिए जा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब मिले हैं, उन्होंने एक नई पार्टी तश्कील देने की बात की है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट है वो पेश कर दिया गया। मंसूर अवान साहब ने आज चीफ जस्टिस को फरमाया कि ये नाफिज और अमल हो गया है जुम्मे के रोज़ से, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अब आरिफ अलवी साहब ने जो दस्तखत किए हैं, ये जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ फ़र्क रह गई है फ्रॉम प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल, जिसके ऊपर स्टे आ चुका है। अब यह है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे बात नहीं हुई, लेकिन बाकी तमाम तर चीज़ें जो उसमें मेंशन थी कि वो आखिरी और जो एक होता है बिल्कुल ही फाइनल फैसला जो कोर्ट दे देती थी, उसके बाद ना कोई क्यूरेटिव रिव्यू की इजाज़त थी, ना कोई नजरसानी की अपील की कोई कानूनी और आइनी हैसियत थी। इस हवाले से बात हुई। उसके बाद तारड़ साहब ने भी ये बात की कि इससे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपना जो हक है एक रिव्यू का वो इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन जाहिर है इसमें कानूनी नुक्ते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। साथ साथ हम आपको बता दें कि साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक पिटिशन फाइल हुई है, और उन्होंने कहा है कि इस पर भी नजरसानी होनी चाहिए कि किस तरह से उनको जो सदर मुस्लिम लीग नून है उनकी बहाली के लिए दरख्वास्त दी गई है, और ये कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी इसकी समाअत करेंगे कल। लेकिन साथ साथ जो रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, हमारे एम्बिट में ही नहीं आता, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है। जिन्होंने ज्यादती की है वहीं से जाके तलाफी लीजिए, हमारे पास तो ये हक नहीं है। लेकिन कल इस पर ज़ाहिर है कि समाअत होगी कि क्या ये काबिल गौर है, लाहौर हाई कोर्ट इसको सुन सकता है, इस पर समाअत हो सकती है या नहीं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट जो लोग जा रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने तस्वीर थी इमरान खान साहब के साथ, वो भी हटा दी है। अब मामला कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक पहुँचा है। साथ साथ आपको पता है कि रेप और रेड का एक बड़ा मामला चल रहा है, उस पर भी आज हमने SSP जो इन्वेस्टिगेशन लाहौर की उनको मदऊ किया है आगे जाके प्रोग्राम में, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक वायलेंट किस्म की बात है और बड़ी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाना चाहिए। और हमाद अजहर साहब ने इस पर एतराज़ उठा दिया है कि ख़वातीन को अब कोर्ट लखपत जेल में डाला गया, लेकिन पहले जब वो थानों में रहीं, फिर वो कहीं और मुंतकिल की गई, तो उस दौरान क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई, तो ये एक अहम सवाल है, इसको भी हम आगे जाके उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए हैं। और चौहान साहब, अलहदा तो आप हो गए हैं, तस्वीर आपने निकाल लिया ट्विटर से, इमरान खान साहब की कोई चीज़ तो नहीं रह गई आपके पास, क्योंकि आज फवाद चौधरी ने तस्वीर भी चेंज कर दी है। ज़रा ये फरमा दीजिएगा, ये इलेक्शंस ये जो इमरान खान साहब की आपने भी जिक्र किया कि जूम मीटिंग्स होती थी और उन्होंने कहा कि इसकी मजम्मत नहीं करनी, जो 9 मई का वाक़या है, लेकिन 9 मई का वाक़या अज़ खुद क्या वाकई एक वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि इमरान खान साहब की वजह से हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने इसका बाकायदा मंसूबा नहीं बनाया? इस पर ज़रा क्लैरिटी दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मेरे ट्विटर के और फेसबुक के और इंस्टा के और टिकटॉक के चारों जो अकाउंट्स हैं वो जिस तस्वीर के साथ थे उसी तस्वीर के साथ अभी तक मौजूद हैं। दूसरी चीज़, आपने कहा 9 मई के वाक़यात और वायलेशन और कहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल, मेरा ख्याल सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं सना कि आप कि पीटीआई से क्या कहते हैं एजेंसियों के पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, एक रिकॉर्ड मौजूद है, ऑडियो वीडियो कॉल्स, जियो फेंसिंग, ट्रेसिंग, पीटीआई की मकामी मरकजी सूबाई क़यादतों के राब्ते आगे पीछे। मैंने तो देखे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और अभी तक कोई 20-25 टॉक शोज कर चुका हूँ पिछले 5 दिनों में। मैं सब में एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने इमरान खान साहब की ज़ात, उनका किरदार, उनका इखलाक, उनकी खानगी ज़िंदगी, उनकी इद्दत, उनकी मुद्दत, उनकी फैमिली, उनकी मिसेस, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोलना, क्योंकि ये मेरा ना ज़मीर गवारा करेगा ना मेरा असूल है। लेकिन वो पॉलिसीज़ के जो मुसलसल मैं देखता रहा और जिस पर मैं समझाता भी रहा
खान साहब को दामे दरमे सुखने अपनी औकात के मुताबिक, जितनी औकात डिसाइड हुई थी मेरी पार्टी के अंदर, उसके मुताबिक जिसको मैं कहता रहा वही चीज मैं यहाँ पे लोगों को भी बताऊंगा, मुल्क और कौम और पाकिस्तान की खातिर। बाकी बातें क्लियर है सना कि यहाँ पर हर चीज जो है वो प्री प्लान थी। आखिरी दिनों में जो आखिरी 2-2.5 महीने थे उसमें मेंटली तैयार कर दिया गया था पाकिस्तान पीटीआई के कारकुनान को कि जनाब फौज आपकी दुश्मन है, एस्टेब्लिशमेंट आपकी दुश्मन है, आईएसआई आपकी दुश्मन है, फौज से आपने टकराना है। आदिल राजा बाहर बैठा हुआ था, वो खबीस शख्स, वो वीलॉग बनाता था, हैदर मेहंदी वीलॉग बनाता था, कुछ 8-10 हमारे एंकर्स हैं वो जो पिछले 10 साल से 15 साल से जनाब आईएसआई और फौज की गोद में बैठ के ही लाखों करोड़ों रुपए के फायदे और अच्छी अच्छी पोस्टिंग जनाब मीडिया चैनल्स में लेते रहे हैं। आपसे भी ढके छुपे नहीं है, मैं भी पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूं और 15 साल से मीडिया पर्सन हूं और मेरी सारी फैमिली फौज में है। मुझे एक एक चीज का पता है, कौन कहां से किस तरह ऑपरेट होता रहा। उनको चौहान साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे 1 मिनट इजाजत दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा 1 मिनट। आप हाई मॉरल ग्राउंड जो इस वक्त अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड उस वक्त भी होना चाहिए था आपका कि किसी की फैमिली पे, किसी की जातियात पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र नहीं करना, किसी के घरों में भी नहीं पहुंचना। जो आपने गुफ्तगू की है, जो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रही हैं, चाहे वो जिसकी भी एमा पर हुई हो, फयाजुल हसन चौहान साहब, यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। और ये हाई मॉरल ग्राउंड अब आप हर किसी के लिए मेंटेन करेंगे या सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली के लिए? आपकी इत्तला क्लियर्स है, फयाजुल हसन चौहान की कोई एक अफेंसिव कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट दिखा दें। बेगम सफदर अगर कहना आप समझते हैं कि मैंने कहा लेती काश। सुन लो ना सना, सुन लो, सवाल पूछ तसल्ली से सुन लो ना, जरा अच्छे तरीके से चलते हैं ना, जरा जितना मर्जी सख्त बोलिएगा ना, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आपकी इत्तला क्लियर्स है, मेरा एक भी कोई क्लिप बता दे जिसमें किसी की खानगी जिंदगी, किसी की जाती जिंदगी, किसी की फैमिली के अंदर घुस के बिलो द बेल्ट बात की हो, अभी चलाएं। अभी बेगम सफदर कहना अगर बिलो द बेल्ट है तो मुझे नहीं पता कि खावंद के नाम के साथ बुलाना अगर बिलो द बेल्ट है। आल पाकिस्तान बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है, मैं ये नहीं कह रही कि किस हद तक ऑफेंसिव है, वो मैं उस पे हद तो नहीं जा रही, लेकिन ऑफेंसिव तो पहली चीज तो ये है कि सख्त जबान के हवाले से आप पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह जरा रहते हैं और फिर पार्टी के अंदर भी, खैर मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि खान साहब की तरफ से ये चीजें वगैरह, लेकिन फयाज चौहान ने कभी किसी की जाती जिंदगी और किसी की जनाब माँ बहन बेटी के हवाले से, हाँ जब बेगम सफदर साहिबा, लेकिन आप उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं जिस पार्टी ने ये शेवा अपनाया, जिसकी पार्टी ने सहाफी हजरात को भी गालियां दी, उनकी माओ बहनों, उनकी माओ बहनों पे भी गई। मैं इज़न कह रही हूँ सर, आप उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आज आप बरियो ज़बानी हो सकते हैं, आप उस पार्टी का, उस सोच का हिस्सा रहे हैं चौहान साहब। ये 26वां इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। जात का जवाबदार हूं, मुझे बताएं कि मैंने अपनी 15 साल की एज अ मीडिया पर्सन और 44 साल की पॉलिटिकल लाइफ के अंदर मैंने किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर, कोई उसकी खानगी जिंदगी के ऊपर, कोई उसकी जाती जिंदगी के ऊपर आज तक जनाब कोई हर्जा सराई की हो? आप मुझे बताएं, आप मुझे दिखाने के लिए। फौज के खिलाफ भी आपने बाज़ाब्ता तो कोई अटैक नहीं किया, तो आप फिर पीटीआई से तब अलहदा क्यों हो रहे हैं? फिर आप अगर उनकी पॉलिसी पे नहीं रवा, ना आप गाली देते हैं, ना आप जातियात पे जाते हैं, ना आप कोई खवातीन के हवाले से बात करते हैं, तो आप फौज के ऊपर भी, तनसीबात पर भी हमले आप नहीं करते, तो पीटीआई में रह लेते, छोड़ा क्यों? नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे रुक जाए। मैंने अपनी जिंदगी के 44 साल सियासी जिंदगी में और 15 साल एज अ मीडिया पर्सन पाक फौज की वकार, उसकी सरबुलंदी और उसकी इज्जत और उसकी अजमत की जंग मीडिया के अंदर लड़ी है। हर तीसरे चौथे दिन लड़ी है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ी है, हर टॉक शो में लड़ी है। और आपसे मेरा ज्यादा उठना बैठना नहीं है। जितने एंकर्स है ना, और नून लीग पीपल्स पार्टी के जितने एमएनए एमपीएस, जब मैं पैनल प्रोग्राम किया करता था, प्रोग्राम के दरमियान में भी और प्रोग्राम के बाद भी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे क्या क्या हमारी जनाब तल्ख कलामियां और बहस होती थी, और वो मुझे लान तान करते थे कि तुम फौज के बड़े मामे चाचे बनते हो, तुम्हें जनाब पछताना पड़ेगा, फला फला फला। और इस 1.25 साल के अंदर भी जनाब सना बुच्चा साहिबा, मेरे चारों मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स गवाह है। मैंने हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पीटीआई और इमरान खान फौज और आईएसआई के खिलाफ लगे होते थे, मैं फौज और आईएसआई की इज्जत का रखवाला बना होता था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहला क्वेश्चन होता था साफियों का, लाहौर और पिंडी के साफियों का, जनाब फौज के खिलाफ फला, फौज के खिलाफ फला। तो मेरा जवाब होता था कि फौज हमारी माथे का झूमर है, आईएसआई हमारे माथे का झूमर है, हमारी जंग
पीडीएम के साथ है, हमारी फौज के साथ नहीं है। चौहान साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक मिनट दे दें। मेरे पास रशीद रिजवी साहब आए हैं, उनके पास 5 मिनट, उनकी तबियत भी नासाज है। 1 मिनट दे दें, मैं उनसे जरा बात कर लूं इस पे, लॉ पे। ये जो सर, अस्सलाम वालेकुम रशीद रिजवी साहब, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट, अच्छा ऑर्डर्स, जी सर, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट जो आया है सामने, और इसमें वही चीजें हैं जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल में थी, मनोअन तो नहीं लेकिन कुछ बहुत सारी लगती हैं ऐसे सिमिलर। आज जब मसूर अवान साहब ने चीफ जस्टिस को ये बात बताई कि वो जुम्मे से नाफिजुल अमल हो गया है ये एक्ट, तो चीफ जस्टिस का इमीडिएट रिस्पॉन्स था इंटरेस्टिंग, ओके इंटरेस्टिंग, यानी कि उनको भी नहीं पता था, ये उम्मीद भी नहीं थी कि अलवी साहब इसके हक में वोट दे देंगे या साइन कर देंगे इसको। तो आपको क्या लगता है कि सर इस पे क्या स्टे आ सकता है, क्या उसी तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के हवाले से हुआ था, या इसको आने देंगे, अब इसको मान लेंगे? देखिए, इसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि ये पार्लियामेंट के स्कोप में आता है लेजिस्लेशन के। शेड्यूल 4 में एक एंट्री है 47 या 49 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने के लिए तो प्रोहिबिशन है पार्लियामेंट पे, लेकिन एक्सटेंशन के लिए नहीं है। ये पावर एक्सटेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, तो अगर कर्टेल करता तो फिर बात होती कि सुप्रीम कोर्ट के कोई लोग चैलेंज कर सकते थे या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती कि हमारे इख्तियारात कम किए गए। लेकिन उस शेड्यूल 4 के जो लेजिस्लेशन के इख्तियारात देता है मुख्तलिफ पार्लियामेंट को मुख्तलिफ टॉपिक्स के, उसमें ये प्रोविजन आ जाता है, तो वो विद इन द स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट है। तो ये इस ग्राउंड पे तो लेजिस्लेटिव लैक ऑफ लेजिस्लेटिव पावर या कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन का ग्राउंड उनको नहीं होगा। वो किसी और बात पे जाएं कि ये क्लोज एंड पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को रीओपन नहीं कर सकते, और ये कहा है रिव्यू का, और लेकिन उसको स्टेटस अपील का दे रहे हैं कि 185 की ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड ऑफ लॉफुल ग्राउंड सारे चीजें उठा सकेंगे। रिव्यू में तो बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है आर्टिकल 188 में कि अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो और चीजों पे हो सकता है। लेकिन सर एक मिनट ये बताइएगा, जो 184(3) की अपील, सर वो आज तारड़ साहब ने कहा ये जो 184(3) में जो अपील एक्ट हमने लेकर आए हैं ये सिर्फ आम आदमी को फायदा देगा, इसमें नवाज शरीफ साहब ना फायदा उठा सकते हैं ना जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि वो अपना एक जो अपील का जो अपील थी उनकी एक उनको ग्रांटेड थी वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब ये नाम बदल के अगर इसको हम रिव्यू की जगह कुछ और कह दें तो क्या उनको फायदा मिल सकता है? देखें, वो बड़ा क्लेवर खेल रहे हैं, उनसे पूछें कि क्यों आपको गरीबों का रहम आ गया और आपने ये लेजिस्लेशन बनाई है अचानक। ये यकीनन बगैर उनको शरीफ साहब को अगर फायदा नहीं होता तो बनाते नहीं है, क्यों बना रहे हैं? और उसमें कहीं पे प्रोहिबिशन है कि अगर कोई आर्टिकल 188 की रिव्यू इन्वोक कर चुका तो वो नहीं कर सकेगा, कहीं नहीं। ये 6 सेक्शन का एक्ट है, उसमें कहीं ये प्रोहिबिशन नहीं है कि द पर्सन हु हैज ऑलरेडी इन्वोक्ड review provisions under Article 188 of the Constitution would not be entitled for privileges and other relief under this Act। कहाँ लिखा हुआ है ये लोगों को दिखा कुछ काट रहे हैं और पत्ते टेबल पे कुछ और फेंकेंगे। ठीक है, तो आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि वाकई अगर आम आदमी को फायदा देने का एहसास क्यों आया। बहुत शुक्रिया आपका रसीद रजी साहब, थैंक यू फॉर द टाइम। चौहान साहब हमारे साथ वापस आ गए हैं अगर, तो हम उनसे बात कर लेते हैं जी। अच्छा जी, हम एक वक्फा लेते हैं, चौहान साहब को कोशिश करते हैं कि वापस ले आए किस तरह मना मनू के, और अगर वो ना आए तो फिर हमारे पास और भी गेस्ट हैं, उनसे भी बात करनी है। हकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जहांगीर तरीन साहब का आगे जो प्लान है पार्टी बनाने का, ये किस किस के लिए एक घोंसला होगा जो PTI से उड़ रहे हैं, ज़रा दरियाफ्त करते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट की। उस पर रशीद रिजवी साहब ने बड़ा सिंपल कमेंट किया है कि अगर वाकई ये आम आदमी को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया और नवाज शरीफ को इससे फ़ायदा नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा है इस को बनाने का और क्या नीयत है इसके पीछे। तो जाहिर है कि इस पर कहीं ना कहीं तो होगा और बड़ा इन्होंने स्मार्ट प्ले किया है। और हैरत की बात यह है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने सिग्नेचर कर दिए। अब उन्होंने इमरान खान साहब से मुशावरत भी नहीं की, तो अब इमरान खान साहब उन पर कब बरसेंगे देखना पड़ेगा। आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट कब तक इस हुकूमत का साथ देगी। इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा कर दिया है, मुल्क से लोग जा रहे हैं, सनतकार बाहर चले गए हैं, इतने लोग बाहर चले गए हैं, सब बाहर चले जाएंगे। आप मेहरबानी करके इनको हटाइए। और ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब इन तमाम तर चीज़ों में ज़ाहिर है कि एक रेप और रेड का बार बार जिक्र किया जा रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी तौर पर जुमेरात की रात और जुम्मे की सुबह के दरमियान राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला ने, और उन्होंने कहा कि ऐसा एक मंसूबा जो है वो हमारे सामने आया है जिसकी हमने ऑडियो इंटरसेप्ट कर ली है और हमने इस हवाले से इनको आगे देखना है। अब हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब वापस आ गए हैं। चौहान साहब, आप एक बात कर रहे थे, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहूँगी, वहीं पे ले जाते हैं वापस, लेकिन एक सवाल अगर आप मेरा ले लेंगे, क्योंकि आपने कहा ना जियो फेंसिंग के हवाले से तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो एविडेंस हुई है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रही है। उस जियो फेंसिंग में एक जो फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट हुई वो मुराद राज साहब की थी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तो निकल गए हैं, तो फिर जियो फेंसिंग में जिनका नाम आया है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल सकते हैं सर? देखिए, एक तो है पार्टी छोड़ने के हवाले से 9 मई को जो जुल्म और जबर और इस्तिबदाद अदारे के साथ, फौज के साथ, फौज के जवानों के साथ, अफसरान के साथ जो कुछ हुआ, एक तो उसकी पादाश में पार्टी छोड़ने का एक मैकेनिज्म और एक तरीक़ाकार चल रहा है। जहां तक बात है प्रोसिक्यूशन की, प्रोसिक्यूशन तो फिर जो है ना वो कानून के मुताबिक चलेगी। अब यास्मीन राशिद साहिबा के फोन जा रहे हैं, फोन इंटरसेप्ट होता है, हाँ जी आ जाओ जी कमांडर हाउस पहुंच जाओ, या उनकी वीडियो पता लगती है या ऑडियो आती है, तो वो जितना मर्जी कहती रहे, कानून तो उसको शिकंजे में लेगा। इसी तरीके से फैसलाबाद के अंदर ISI के दफ्तर पे हमला हुआ, मियांवाली में एयरबेस के ऊपर हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ, ये सदाकत अब्बासी, ये वासिक कयूम, ये उमर तनवीर भट्ट, ये जनाब आपके जितने लोग थे, इनकी जितनी काले ट्रेस हुई है, 20, 30, 40, फिर उनके अंदर जो जो चीजें, तो वो चीजें और है। ये तो सिर्फ पार्टी छोड़ने के हवाले से एक सारा सिलसिला है। कानून को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन जो आम पब्लिक है, मेरी जाती ये रिक्वेस्ट है अरबाब बस्तो कुशाद से, 70 से 80 हजार फैमिलीज हैं सना जो इस वक्त तबाह बर्बाद हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। 70 से 80 हजार फैमिलीज जिनकी माएँ, बहनें, बेटियां, बूढ़ी औरतें, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, वो इस वक्त जेलों में है। उनमें से 50% बेगुनाह है, बाकी जो 50% है वो 100% मुहिब्बे वतन है। लेकिन पिछले जो 6, 7, 8 माह से एक फैशन बन गया था PTI के प्लेटफॉर्म से फौज के खिलाफ बोलना, फौज के खिलाफ वीलॉग बनाना, फौज के खिलाफ नारे मारना। उस चक्रों में वो बेचारे भी उस दिन 9 तारीख को आ गए, और फिर मकामी क्यादतें कि जिनको पीछे से कंट्रोल किया जा रहा था, उनके कहनों पे वो लोग चले गए खुदा न खास्ता वहां पर। मैं ये समझता हूं कि इन लोगों को जो तो बिल्कुल डाई हार्ट, जिन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ दंगा फसाद किया, उनको तो आप एक साइड पे रखें, बाकी जो पब्लिक है उनको माफी का ऐलान करके उनको नए सिरे से उनको एहसास हो गया है कि यार उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। क्यों? किसी भी मुल्क की फौज के ऊपर उसके दुश्मन मुल्क की फौज या आवाम हमला करती है। सर ये मासूम बच्चे जिनकी फैमिलीज के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जी ठीक है, मैं फयाजुल चौहान साहब, ये बिल्कुल आपकी, आई होप के सब सुन रहे हो ये बात, और ये बिल्कुल इस पर अटेंशन देनी चाहिए कि जो मजलूम है उनको तो छोड़ दिया जाए जिनसे गलती हो गई है, लेकिन जिन्होंने गलती करवाई है वो तो बड़े सेफ हैं। आपकी कमर जोसेफ साहब स्कॉटलैंड में बैठी हैं, मुराद सईद साहब शायद तुर्की में हैं, हसन न्याजी साहब का पता नहीं है, हमाद अजहर साहब का भी कोई पता नहीं चल रहा। जरा ये फरमा दीजिएगा जो इसके मेन फिगर्स हैं वो किधर है और उनको क्यों छुड़वाया गया? हसन न्याजी ये बड़ा दिलचस्प करैक्टर और एक्टर है। सना आपके प्रोग्राम में मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 3.5 साल हमारी हुकूमत रही पंजाब और मरकज में। खुदा की कसम ये वो लड़का है अजीब छिछोरा सा, इसने 3.5 सालों में बुजदार साहब और इमरान खान साहब के खिलाफ और हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ जितनी नंगी गंदी कैंपेन इसने की है ना, हर दूसरे तीसरे महीने किसी ने नहीं की। जैसे ही जनाब माहौल चेंज हुआ पिछले साल मार्च में, लोगों की जनाब एफिलिएशन आई,
ये जनाब फ्रंट फुट पे आके वकीलों का जनाब नन्हे खान फन्ने खान बन के इंतहाई एबनॉर्मल पर्सनैलिटी, इंतहाई एबनॉर्मल। अब ये देखें इसके मुतालिक वो जनाब वो कोर कमांडर की वर्दी जनाब वो डंडे के ऊपर लटका के जनाब वो कर रहा है। यार तो शर्म होती है, एक पढ़ा लिखा आदमी कभी ऐसी गलती नहीं करता। मैं रियाल्टो चौक में था उस दिन जब हम 9 मई को एक नारा लगा कि जनाब फौज के हवाले से, खुदा की कसम मैं उसी वक्त साइड पे हुआ, मैं वहां से निकल गया, जिसका वो हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर जनाब उसको दिखाया भी। वो एक पढ़ा लिखा शख्स, एक सेंसिबल आदमी 100 दफा सोचता है। ठीक है मॉब जाहिल होता है, मॉब का कोई तो है नहीं कहाँ होता। वो है कहाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? मुराद सईद साहब कहाँ हैं? कहाँ जाएंगे? चलो ये बताएं कहाँ जाएंगे? जो गलती की है आपकी वो कॉमेंट होता तो पहुंच गई है स्कॉटलैंड। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने छोड़ दिया है, जमशेद चीमा साहब ने छोड़ दिया है, असद उमर साहब अभी पेशियां भुगता रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक हवालात में हैं। ये मतलब सारी चीजें आपके सामने हैं। तो बाकी लोग, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, जिनको सेव कर लिया है या जिनको बचा के रखा हुआ है, उनमें ऐसी क्या खास बात है जो उनमें नहीं है? शाह महमूद कुरैशी साहब या असद उमर साहब, इन्होंने कभी भी कुछ ऐसी एडवाइस आज तक ना दी। इनकी तो अपनी वैल्यू कोई नहीं थी। यहाँ तो अरस्तु था, जनाब फवाद चौधरी, सुकरात था जनाब शहबाज गिल, अफलातून था मुसर्रत चीमा, हकीम जाली न्यूज था जनाब मुराद सईद। यहाँ तो अजीबो गरीब माहौल था। इधर तो मतलब है कोई सेंसिबल आदमी, समझाने वाला, साहिब और राय। एक बात सना याद रखिएगा, आप हिस्ट्री पढ़ें, आपने पढ़ी होगी, आप तारीख इस्लाम पढ़ें, आप जनाब पॉलिटिक्स की जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक की तारीख पढ़ें, मुख्तलिफ ममालिक की और तहजीबों की। जो साहिब और राय लोग होते हैं ना, वो लोग जनाब मशीर होते हैं, वो हुक्मरानों के लिए फायदेमंद होते हैं। वो नहीं होते कि जो साथ बैठ के नटों की तरह, मरासियों की तरह जनाब। तो ज़मान पाक में मौजूद होंगे आपका ख्याल से? आपके ख्याल से ज़मान पाक में उनको पनाह मिल रही है? ये हजरात को पनाह मिल रही है ज़मान पाक में? आपका मसले मुल्क से बाहर चले गए? पता नहीं जी, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन किधर जाना है? अगर तो अच्छा, आपने कानून तोड़ा है, अगर आपने कानून तोड़ा है, अगर आपने मुल्क के अदारे और रियासत के ऊपर हमला किया है, अगर आपने एक पीसफुल पॉलिटिक्स छोड़ के आपने एक तशद्दुद वाली खाकसार तहरीक वाली पॉलिटिक्स अडॉप्ट की है, अगर आपने टीटीपी वाली तहरीक अडॉप्ट की है, तो फिर जनाब उसको कुछ तो फिर उसका सामना करना पड़ेगा ना। तो कितना कसूर बनता है फिर इमरान खान साहब का खुद का? फिर उनको पर क्या सजा होनी चाहिए? अगर इमरान खान साहब ने ये तमाम चीजों को हवा दी है या मोटिवेट किया है या चले असरअंदाज हुए हैं वो अवाम के दिलों पर, तो इनके ऊपर क्या सजा बनती है? कोई सजा नहीं बनती, बस नजरबंदी कर दी जाए या वो भी ना की जाए। उनकी बस वही सजा बनती है जो नवाज शरीफ की बनती थी, उनको जनाब इज्जत एहतराम से मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। मैं तो पिछले 5 दिन से यही एक प्रपोजल दे रहा हूँ कि मुल्क को आगे लेके चलो, सारी चीजें, ये पोलराइजेशन खत्म करो। ये मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद के माहौल, पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स तबाह। तो इज्जत एहतराम से उनको बाहर भेज दें। मतलब नवाज शरीफ का कसूर और इमरान खान साहब का कसूर एक ही हो गया अब। नहीं तो नवाज शरीफ को 2 दफा तुम भेज सकते हो, तो फिर खान साहब को क्यों नहीं भेज सकते? वो 2 दफा गया है। अच्छा, तो खान साहब को भी जनाब आप उनकी मिसेज समेत जनाब बाहर भेज सर लेने वाला कौन है? सर भेज दे, असी दिया ते लेगा कौन? असी भेजते दिया तो लेगा कौन है? दस दो। नहीं, लेने को नहीं, मेरी जाती राय है। देखें, खान साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की बुनियाद पे ये मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता ये जो पिछले 1.25 साल से खसूसन और फिर पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, कोई हुकूमत बस इक़्तिदार आई, उसके पूरे 3 महीने बाद उस हुकूमत को गिराने के लिए जनाब आप शुरू हो जाओ। ये देखो, मैं आप सियासी कारकुन कुछ तो बना सीखता है ना, इंसान तजर्बात से सीखता है। चलो आप ये कहें जी मैंने जो तजर्बात से सीखा है, 5 साल के लिए हुकूमत होनी चाहिए जो हुकूमत करे, ठीक है जी। जब तक हमारे मुल्क के अंदर 4-5 टेन्योर इस तरीके से नहीं चलेंगे, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। जब हर वक्त टकराओ, और फिर वो भी अदारों के साथ, फौज के साथ। पाकिस्तान एक डिफेंसिव कंट्री है, उसके इर्द गिर्द हर तरफ दुश्मन है। इंडिया हो गया। अच्छा, ये जरा क्लैरिफाई कर दें कि अगर इमरान खान साहब को बाहर भेज दिया जाए, ठीक है, अगर इमरान खान साहब को बाहर भेज दिया जाए तो क्या उनका भी वही रोल रहेगा जो नवाज शरीफ साहब का इस वक्त है कि लंदन प्लान भी वो बना रहे हैं बकौल इमरान खान साहब के, वही चीफ को सिलेक्ट करते हैं, वही चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं, वही बता रहे हैं क्या पोजीशन लेनी चाहिए? तो क्या इमरान खान साहब का भी यही रोल रहेगा अगर वो बाहर चले गए या खत्म? नहीं, सिंपल है ना, भेजे बहुत सी चीजें तय करके, मोडालिटीज तय करके, मैकेनिज्म तय करके, जो बहुत सी चीजें तो हो रही हैं।
वैसे भी उनको नाअहल जो है ना, जो हालात और वाकयात बन गए 9 मई के और उससे पहले के, वो तो सीधा सीधा नाअहल हो रहे हैं। सर आप गारंटर बनेंगे, आप गारंटर बनेंगे कि मामला तय करवा ले हुकूमत के साथ बैठ के, आप गारंटर बन जाएंगे, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब के साथ मैं इतनी कम अज कम वफा, ये तो अपनी मर्जी से 9 मई तक पहुंचे हैं ना, अपने फैसलों से और अपने मशीरों के फैसलों से। हम उनके मशीर होते तो हम कभी भी उनको यहां तक ना पहुंचने देते। मैं गारंटर बनने को तैयार हूं, चल लो, छोड़ो, मैं गारंटर, मुझे फांसी के फंदे पर इमरान खान चीजों के ऊपर ना पूरा उतरे, लेकिन उसको जाने दो, उनकी मिसेज को और उनको इज्जत और एहतराम के साथ पाकिस्तान से जाने दो और पाकिस्तान को आगे लेके जाओ, पाकिस्तान को आगे लेके जाओ, बस। और अल-कादर ट्रस्ट और तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग सब कुछ भूल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। यार बात सुने, इन चीजों के अंदर अगर कुछ है ना तो फिर अदालतें अपनी कार्रवाइयां करें। अदालतें ये जो जमानतों पे जमानतें, जमानतों पे जमानतें, जमानतों पे जमानतें, जमानतों पे जमानतें, अजीब अजीब और गरीब माहौल अदालती सिस्टम ने भी बनाया हुआ है। यार इस तरह नहीं, ये कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, केस चलाएं। इमरान इधर जनाब नवाज शरीफ के हवाले से भी, बाकी चीजों के हवाले से भी मैं कहता हूं प्रोसिक्यूशन और एहतसाब क्लियर कट होना चाहिए, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो कैरेक्टर असैसिनेशन ही हुई है ना खान साहब की, या तो फिर आप चला लो, फिर आप चलाओ। ये एहतसाब कौन सा एहतसाब है कि बाहर भेज दें? एहतसाब ना नवाज शरीफ का हुआ ना फिर इनका हुआ, फिर किसी का एहतसाब नहीं होगा इस मुल्क में, आम आदमी का एहतसाब होगा, वो भी पता नहीं कब होगा। बहरहाल पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अंदर सुकून आए, पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे तरीके से इलेक्शन हेल्ड करके 5 साल के लिए हुकूमत आए, ये चैलेंजेस हैं। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि इमरान खान साहब बेसकूली पर आ रहे हैं? मतलब आप मान रहे हैं? आप सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा एजेंडा क्या था सर, आप सुन लेना, एक मिनट टोकना था। ये जो एक आलमी साजिश है, मेरे मुताबिक पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इन 1.25 सालों में पहले तो जनाब अच्छी बड़ी हुकूमत चल रही थी, अपने मंतकी इंजाम तक जा रही थी, पब्लिक के अंदर भी जो हालात थे आपके सामने हैं, उसको तोड़ा गया। तोड़ के जनाब ऐसे हुक्मरान लाए गए जो नाअहल थे, जिन्होंने 1.25 साल में अपनी नाअहली की बुनियाद पे मजीद बिगाड़ पैदा किया। उधर से वो सारा जो नाअहली का बैड परफॉर्मेंस थी उसका नजला गिरा फौज के ऊपर। इधर से इमरान खान साहब को एग्रेसिव जनाब पॉलिटिक्स के लिए और पुरतशद्दुद पॉलिटिक्स के लिए, जैसे भी इंटरनल फैक्टर थे या एक्सटर्नल फैक्टर थे, उन्होंने मजबूर किया मशीरों के जरिए से। उन्होंने जनाब पंजाबी कहते हैं काम कुल्ले थे तो चा चूल्हे थे, वो जनाब उठा के रखा इधर भाईजान। ये सारा का सारा माहौल कंसिक्वेंटली पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बायस बना। इसमें सोशल मीडिया, इसमें आदिल राजा, इसमें हैदर मेहंदी, इसमें जनाब एंकर्स, इसमें जनाब बाहर के बैठे हुए मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियां, एक अजीब और गरीब तूफान बदतमीजी जनाब सारा माहौल रहा। नुकसान किसका हुआ? 316 रुपए का डॉलर हो गया। और इसका इमरान खान साहब से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब इससे बरी उज़्मा है। नहीं, इमरान, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप इमरान खान साहब को बचाने की मुहिम पर है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की मुहिम पर। आपको कि इमरान खान साहब को पुरतशद्दुद सियासत, मैंने भी सुन ली ना सर, आदिल राजा वगैरह को किसने रखा हुआ था? अभी ये जो तनख्वाहवार गालियां देने पर मामूर है, उनकी तनख्वाहें कौन देता है? मुझे बता देना सर, मुझे बता दें कि इमरान खान साहब इन्वॉल्व ही नहीं है किसी चीज में। आलमी साजिशें हो गई, आलमी साजिशें हो गई, ये इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं है इसमें। और भाई है तो बता रहा हूँ ना सलाम, तू समझ नहीं आ रही। अभी अगली सुने जो आपने तनख्वाहदार। नहीं सर मुझे, अच्छा मैं समझ गई। सुने मैं 15 साल मीडिया पर्सन रहा हूँ पार्टी में। 16 साल, पहला 1 साल मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था पिंडी का, उसके बाद 15 साल मैंने एज अ मीडिया पर्सन, कभी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, कभी मीडिया एडवाइजर खान साहब का, कभी क्या वजीर इत्तलात रहा हूँ। ठीक है जी, 3.5 साल। मैं आपको रिपोर्ट दे दूँ, ब्रेकिंग दे दूँ, तकरीबन 30,000 बंदा हमने हायर किया हुआ है। उसमें 11-12 हज़ार KPK के हैं, 12-13 हज़ार पंजाब के हैं, कुछ कराची के हैं और बाकी जो है ना आपके बाहर के मुल्कों के हैं, यूरोप, अमेरिका के और UAE के। प्रॉपर पेड है वो बच्चे, पेड है। पहले उनको KPK और पंजाब की हुकूमत की तरफ से अकोमोडेट किया जाता था, अब उसको करोड़ों रुपया, अजहर मशवानी है, असलान लड़का होता था बाहर, वो जबरान बैठा हुआ है अमेरिका में, ये सारे पेड है बच्चे, इनका एक ही काम है। अब मेरी भी ट्रोलिंग हो रही है पिछले 5 दिनों से, मैं हंसता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ कि इन बच्चों को ये टीनेजर है, 15 साल से लेके 25 साल 30 साल के, इनको नहीं पता कि मुल्क के क्या हालात, आलमी क्या हालात। ये एक फैन फॉलोइंग
और फिर एक पेड जनाब सारा सिलसिला, उसके ऊपर उनका सारा दिन यही काम है। जो जरा सा इमरान खान साहब और पीटीआई के बरखलाफ बात करे उसकी आप शुरू हो जाए, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया की शैतानी चरखा है, उसको यूज कर रहे हैं, बाकी पार्टियां भी करती हैं, लेकिन यहाँ पे काम जरा थोड़ा अच्छा है। और पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, बैरूनी फैक्टर्स हैं कि जो इनको मजीद हल्ला शेरी देते हैं और इनको जनाब ईंधन फराहम करते हैं, और सारी चीजें चलती हैं। 1.25 साल ये ड्रामा हुआ है सर। पेड बच्चे किसके? पेड बाय हु? पेड बाय हु? पेड बाय हु? इमरान खान और इस पार्टी और नॉट? मतलब पहले आप कह रहे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में एडजस्ट हो जाता था ना, तो इमरान खान साहब का ताल्लुक तो है। पीटीआई का सना, मैं बता रहा हूं ना कि पीटीआई के सोशल मीडिया टीम के ये हमने रखे हुए थे। सर इमरान खान साहब का पीटीआई है, पीटीआई का सोशल मीडिया है। वो नाम लेने से आप क्यों घबरा रहे हैं कि खान साहब पे करते हैं? खान साहब कहते हैं, उनकी बीवी फोन करके कहती है जी इसको उससे जोड़ दो, इसको क्या करवाना है मैसेज मैं और की दसा बता रहा हूं ना। मतलब आप क्या आप गुमान बता रहे चौहान साहब, सीधा तो आप भी नहीं बोल रहे ना। आप गारंटर बन गए इमरान खान साहब के, चले यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। हमें खाकवानी साहब ने ज्वाइन करना था, उनसे रब्ता नहीं हो, और हमने अनुषा रहमान से भी बात करनी थी। अनुषा साहिबा जो है आज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है, उन्होंने खवातीन के सेल को विजिट किया। उनसे कोशिश करते हैं इस वक्त के बाद बात हो जाए। हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। जो राना सनाउल्लाह साहब ने हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हंगामी तौर पर, उसमें रेप और रेड का जो जिक्र किया गया था, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि रेप एक बड़ा सीरियस क्राइम है, इसको इतना मामूली तौर पर प्लीज़ पॉलिटिकली ना इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तसल्ली हुई है या नहीं हुई, क्योंकि आज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीसी लाहौर जो थे, वो दोनों जो खवातीन थी वो गई हैं। आज खवातीन से मुलाकात हुई है जो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं कोट लखपत जेल में। हमें यही बताया गया है कि फैसिलिटीज़ उनके पास तमाम तर मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट निगरानी भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए नज़रबंदी का फैसला होगा, मुल्क से भेजने का फैसला होगा। याद रखिए कि फयाजुल हसन चौहान साहब उनके लिए एज गारंटर उन्होंने अपनी खिदमात पेश कर दी हैं। हमारी तरफ से इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।